इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। अराउंड 10 करोड़ पीपल आर देयर जो डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं and approximately 40 crore peoples are pre-diabetic. Often called the diabetes capital of the world, we account for 17% of the total cases worldwide. Let me put this in context. The total number of Indians struggling with diabetes is more than the entire population of Brazil. बहुत सारे फूड आइटम्स मार्केट में ज़ीरो शुगर के लिए मेंशन्ड आते हैं, बीट कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स। आर दे सेफ फॉर डायबिटिक पीपल? हम जीन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इट्स लाइक अ लोडेड गन। एक हमारी गन है जो हमारी बॉडी है, उसमें बुलेट है डायबिटिक जीन का, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल जो उस ट्रिगर को पुल ऑफ करता है या ऑन करता है। लोगों को अवेयरनेस कम होती है और जब उनकी बॉडी पे अटैक हो चुका होता है तब तक उन्हें रियलाइज होता है कि वो डायबिटिक हो चुके हैं। उन्हें क्लास करना बार बार जो हमें कई बार लगता है अनयूजुअल है, मतलब ये कॉमन नहीं है। तीसरा कि आपको लगेगा कि आप बार बार इट्स अ फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन। सो दीज आर मेजर 3 जो अगर ये किसी को 3 हैं तो ही कैन कंसल्ट और डॉक्टर और ही कैन गेट हिज ब्लड टेस्ट डन। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। आज का शो स्पेशली इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़, मेटाबॉलिक हेल्थ एंड ओवरऑल वेलनेस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करा है न्यूट्रिशनिस्ट श्रुति अग्रवाल, जो एक हार्वर्ड सर्टिफाइड डायबिटीज़ कोच हैं, न्यूट्रोजेनेमिक लाइफस्टाइल कोच हैं। श्रुति मेडिकल साइंस, जेनेटिक्स को बहुत ब्यूटीफुली कंबाइन करके एक सोल्यूशन अप्रोच करती हैं। उनकी अप्रोच वन साइज़ फिट फॉर ऑल नहीं होती, वो हर इंडिविजुअल के बॉडी रिस्पॉन्स, डेली हैबिट्स और जीन्स को कंसिडर करके एक सोल्यूशन डिज़ाइन करती हैं। उनका मिशन है कि हर इंडिविजुअल, उनका क्लाइंट फियर और कन्फ्यूजन से बाहर निकल के अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में ले। इफ़ यू आर समबडी जो डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं, किसी लव्ड वन को सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी हेल्थ का फ्यूचर देखना चाहते हैं, देन दिस एपिसोड इज़ फॉर यू। प्लीज़ जॉइन अस। आइए कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलते हैं। लेट्स टुगेदर वेलकम न्यूट्रिशनिस्ट श्रुति अग्रवाल ऑन क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। श्रुति, आज इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। अराउंड 10 करोड़ पीपल आर देयर जो डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं and approximately 40 crore peoples are pre-diabetic. What are the major reasons ये इतना नंबर बढ़ता क्यों जा रहा है? Sonalika, first I want to share diabetes is a lifestyle disease. Diabetes is a metabolic disorder and it all depends on how our lifestyle is. So lifestyle के major factors जो इफ़ेक्ट करते हैं और हमें डायबिटीज़ को हम डायबिटिक हो जाते हैं, वो रीजंस हैं। एक तो हमारे बैड फूड चॉइसेस, हम मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग प्रोसेस्ड फूड्स एंड जंक फूड इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक। देन योर स्लीप पैटर्न, मैनी ऑफ द पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ साउंड स्लीप इवन फॉर 6 hours. And your chronic stress, because people are having sedentary jobs like long sitting hour jobs, and other factors also like their hydration level, their gut inflammation. These all contribute to diabetes. You recently mentioned कि diabetes is not 100% genetic. तो diabetes genetic नहीं होती? डायबिटीज़ जेनेटिक्स इस सेंस में होती है, लाइक अगर हमारे पेरेंट्स को कभी डायबिटीज़ रही है तो हमारे अंदर वो जीन हो सकता है हो, या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में भी हुई हो और हमारे पेरेंट्स को ना रही हो तो भी हो सकता है कि हमारे अंदर वो जीन है। तो हम जीन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। इट्स लाइक अ लोडेड गन। एक हमारी गन है जो हमारी बॉडी है, उसमें बुलेट है डायबिटिक जीन का, एंड इट्स अ लाइफस्टाइल जो उस ट्रिगर को पुल ऑफ करता है या ऑन करता है। तो if we are moving towards a good lifestyle, we have a good lifestyle, then obviously one will not get diabetic. And other way, अगर हमारा lifestyle नहीं अच्छा है, then we can be a diabetic. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगी। अभी आपने मेंशन करा कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं,
तो जो रूरल में लोग होते हैं वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, दे आर नॉट रेगुलर विद पार्टीज एंड जंक फूड, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है डायबिटीज़ के लिए? Actually, this is a myth that rural people can't get diabetic because they are active. Because if we compare urban people to rural people, वहाँ पर though they are active, though they are far more active than urban people, but they have more carbs and poor protein diet. Even they have so many nutritional deficiencies like magnesium, chromium, vitamin D, plus the the cooking methods, not exactly methods, but basically the cooking oil they use, their tobacco and alcohol use, and sometimes they don't get diagnosed easily and on time. उनको डायग्नोस तब होता है जब उनको कोई और ऑर्गन पे डिजीज़ आ जाता है, एंड दैट टाइम फिर उनका डायग्नोस होता है कि वो डायबिटिक भी हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द अर्बन पीपल, तो वी नो दैट अर्बन पीपल आर मोर टुवर्ड्स प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, एंड अगेन दो सेडेंटरी जॉब्स, दे हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स, क्रॉनिक स्ट्रेस, एंड वहाँ तो मेरे को लगता है घर पे कोई खाना बनाना ही नहीं चाहता. ये जोमेटो और स्विगी ने तो पूरी किचन की लॉजिक ही चेंज कर दिए हैं. कुछ भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं एक्चुअली, एंड दे गिव एन एक्सक्यूज़. वो एक्सक्यूज़ होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता. मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे हैं जो ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा डिनर करते हैं, और उसके बीच में दे हैव टी, कॉफ़ी, है ना, एंड दे एनीथिंग, बिकॉज दे डोंट गेट टाइम टू ईट. एंड एक चीज़ जो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेटेड है इज़ द टाइम ऑफ ईटिंग. इट्स अ सर्काडियन रिदम कि वी शुड ईट विद द सन. ओके. हाँ, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है. तो जितना अच्छे से अगर हमारा फूड डाइजेस्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं होगी, और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को. ठीक है. तो मतलब आपके आंसर से मुझे समझ में आया कि आज की डेट में डायबिटीज़ तो ब्लड का इशू रह ही नहीं गया. ये तो इशू हो गया हमारी प्लेट का, हमारी किचन से एग्जैजरेट होता है. एक्चुअली इट इज़, क्योंकि ये ईटिंग है, ईटिंग डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल चेंज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है. हाँ, स्टार्ट होता है किचन से. अगर होममेड कुक्ड है, पोर्शन कंट्रोल है, और आप न्यूट्रिशियस फूड इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप बच सकते हैं. और अगर आप बिलीव करते हैं प्रोसेस्ड फूड कि आप प्रोटीन ले रहे हैं लाइक फ्रॉम आउटसाइड, और एवरीथिंग प्रोटीन के नाम पे सब कुछ प्रोसेस्ड खा रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट वर्क्स. प्रोसेस्ड पैकेज्ड प्रोटीन आप रिकमेंड नहीं करोगे? अगेन इट डिपेंड्स हु नीड इट. जो सेडेंट्री जिनका लाइफस्टाइल है, दे डोंट नीड एक्सेस प्रोटीन, बट इफ समवन इज इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स, दे नीड इट, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. एक और चीज़ अभी आपने मेंशन करा कि रूरल में लोगों को अवेयरनेस कम होती है, और जब उनकी बॉडी पे अटैक हो चुका होता है तब तक उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो डायबिटिक हो चुके हैं. आई वॉन्ट टू नो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सके कि हम डायबिटीज़ में हैं या प्री डायबिटिक भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं. एक तो जब भी हम अपनी मेजर मील्स खाते हैं, खाने के बाद हमें सुस्ती आती है, हम सोचते हैं कि आवर बॉडी इज नीटिंग, तो वो एक मेजर सिम्टम होता है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. हमें प्यास लगना बार बार, जो हमें कई बार लगता है अनयूजुअल है, मतलब ये कॉमन नहीं है. तीसरा कि आपको लगेगा कि आप बार बार, इट्स अ फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन. सो दीज आर मेजर 3 जो अगर ये किसी को 3 हैं तो ही कैन कंसल्ट और डॉक्टर, और ही कैन गेट हिज ब्लड टेस्ट डन. उससे उसको पता चल जाएगा. अच्छा, ऐसा वेट लॉस भी होता है जनरली? मतलब मैंने लोगों को देखा है ना, बोलते हैं बड़े वीक हो गए और शुगर हो गई है. क्या ऐसा वेट लॉस होता है डायबिटीज़ में? नॉट नेसेसरली कि हर किसी को वेट लॉस होगा. मेनी पीपल आर ओबीज एंड सम आर अंडरवेट, सो इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी कि हर किसी को ये कोई पैरामीटर नहीं है? नो. ओके. अच्छा, एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि अब इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, तो अगर घर में एक को डायबिटीज़ है तो मतलब उस घर का ईटिंग पैटर्न रॉन्ग है, तो प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि बाकी फैमिली को भी चांसेस हैं कि वो भी डायबिटीज. नो, नॉट एट ऑल.
और अगर किसी को डायबिटीज़ है घर में, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रॉन्ग फूड पैटर्न है घर में। अगेन इट्स अ इंडिविजुअल डिजीज़, तो उसका लाइफस्टाइल क्या है या उसके जीन्स कैसे वर्क कर रहे हैं उसकी बॉडी में, उसके जीन क्या हैं बॉडी में। हो सकता है कि लाइक एक जने को हो और बाकी को नहीं हो, बाकी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो और मेंबर्स का बहुत अच्छा हो, तो सब डिपेंड करता है उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। राइट, एंड उनका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, अभी आपने मेंशन करे बहुत सारे फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, हाइड्रेशन, स्लीप, फूड हैबिट्स। इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इग्नोर्ड होता है बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? यस, बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट तीन फैक्टर्स हैं जो अंडर एस्टिमेटेड है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, मेडिकेशन ले लो एंड डायबिटीज़ विल बी गॉन। तो ऐसा नहीं होता है। डाइट और एक्सरसाइज, मेडिकेशन, सबके रिजल्ट तब आते हैं जब आप तीन फैक्टर्स जो हैं, आपका स्लीप पैटर्न, देयर शुड बी अ फिक्स्ड स्लीप टाइमिंग। यू शुड स्विच ऑफ योर गैजेट्स बिफोर 1 घंटे पहले, सोने से पहले आप प्रेफर करो कि आप कोई स्क्रीन टाइम नहीं करो, तो क्योंकि उस टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपको स्लीप में हेल्प करता है, उससे वो रिलीज़ होना कम हो जाता है। स्क्रीन विजिबिलिटी से? यस, स्क्रीन स्पेशली बिफोर 1 आवर ऑफ स्लीप। और सेकंड आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, जो मुझे लगता है आजकल हर किसी की लाइफ में है एनीवेज, वेदर इट्स अ वर्क, होम, एनीथिंग। एंड थर्ड इज़ अगेन योर टाइमिंग ऑफ मील्स, इट शुड बी फिक्स्ड। उसी टाइम पे सोए, उसी टाइम पे खाएं। हाँ। Right way is this? This is like you are changing your lifestyle. You're bringing change in yourself. अपने मेटाबॉलिज्म के साथ खेलने लग जाते हैं तो फिर हाँ, क्योंकि कहीं ना ये गट पे इफ़ेक्ट करता है। जो हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये जो इश्यूज हैं वो सब गट से रिलेटेड हैं, और शायद कोई नहीं सोच सकता कि इसमें स्लीप का बहुत मेजर रोल है, स्लीप का और स्ट्रेस का। डायबिटीज़ भी अब 2 टाइप के मैंने सुना है, टाइप 1, टाइप 2। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें जो हमारे ऑटो इम्यून सेल्स होते हैं बॉडी में, वो हमारे बीटा सेल्स को ही अटैक कर देते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। बीटा सेल्स क्या होते हैं? बीटा सेल्स पैंक्रियाज में होते हैं, और इसमें टाइप 1 में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है या ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ये बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती? बॉडी नहीं, वो बीटा सेल्स पे अटैक करके दे हैव फिनिश्ड इट, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, वो अटैक कर चुके हैं क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन है, और हमारे इम्यूनिटी सेल ही अटैक कर देते हैं उन पे। और ये यूजुअली चिल्ड्रन या यंग एडल्ट्स में होता है। एंड इसमें लाइक वी कैन मैनेज इट थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज, बट अ पर्सन रिमेन्स ऑन इंसुलिन फॉर द लाइफ टाइम। And if we talk about type 2 diabetes, type 2 is a lifestyle disorder, and it is again not genetic, but हाँ genetic susceptibility होती है इसमें। अभी आपने मेंशन करा कि दिस डायबिटीज़ कैन बी मैनेज्ड, तो आई वांट टू नो कि ये डायबिटीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी देखा था अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 2021 में, और उसी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 में डायबिटीज़ को रिमिशन वर्ड दिया। Type 1 diabetes, it can be managed, but a person has to be on insulin for the lifetime. And प्लीज एक्सप्लेन ये होता क्या है, इज इफ डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, रिमिशनड और मैनेज्ड? True. Okay. If we talk about type 1 diabetes, it can be managed, but a person has to be on insulin for the lifetime. And type 2 diabetes is a kind of genetic and a lifestyle disorder. Combination of both the problems. हाँ, if a person has that gene, तो lifestyle matters a lot. अगर मतलब जीन्स body ऐसे हैं में तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, गलत probability खाओगे ज़्यादा तो है। पकड़े जाओगे। हाँ, तो बेटर है कि हम
अपना जीन हमें नहीं पता हमारी बॉडी में कौन सा जीन है, तो बेटर कोई जेनेटिक टेस्ट भी होते हैं जो करा सकते हैं? इसके लिए जेनेटिक टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट होता है, उससे आपको आपकी सेंसिटिविटी, उससे बहुत सारे फैक्टर्स पता चलते हैं आपको, और भी बहुत सारी प्रॉब्लैक्टोज का पता चल जाएगा। राइट, उसमें आपको फ्यूचर प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स का भी पता लग सकता है। दिस इज समथिंग न्यू। यस, उसमें आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, लैक्टोज सेंसिटिविटी और काफी सारे फैक्टर्स, इवन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज कई बार होता है कि लाइक वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स, लेकिन बाद में भी रिपोर्ट्स कराते हैं तो वो 5 to 10% का ही राइज होता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है यूजुअली। तो टाइप 2 डायबिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, व्हाट आई हैव जस्ट सेड, एंड इट्स नॉट अ शुगर प्रॉब्लम। बेसिकली पीपल हैज मेड इट कि जो शुगर खा रहा है उसको डायबिटीज होती है, ऐसा नहीं है। इट्स अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल चेंजेस अगर ठीक रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं, वी हैव proper physical activity, and we have a good nutrient dense food, and when we have a portion control, then these are pretty good. मतलब एक तरीके से देखा जाए ऐसा समझ में आया कि टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज सिर्फ मेडिसिन से करा जाएगा, इंसुलिन से करा जाएगा। आपको मेडिकेशन के फॉर्म में इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, एंड कीपिंग इन माइंड डाइट एंड एक्सरसाइज टू। अदरवाइज वो और बढ़ेगा, इंसुलिन डोसेज बढ़ेंगी। राइट, एंड टाइप 2 डायबिटीज कैन बी मैनेज्ड विद गुड डाइट, portion control and exercise. Yes, it can be managed, and it can be that you are asking reversal or remission. So I want to talk about it. हाँ, अभी मैंने पूछा भी था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2022 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा, रिमिशन। सो क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या टाइप 2 भी सिर्फ मैनेज ही हो सकती है? ये रिवर्स होती है ऑफन। लोगों ने करी है इसको रिड्यूस, ठीक है, रिवर्स करी है लोगों ने इसको, और इसके लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइक अगर कोई है डायबिटिक, ही इज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ, 6 months वो अच्छे से लाइफस्टाइल चेंजेस करके वो अपना HbA1c 10 to 7 ले आते हैं, ठीक है, ले आते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंसुलिन, बस एक सस्टेनेबल और नेचुरल अप्रोच से। हाँ, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि वो ले तो आते हैं, लेकिन जैसे ही वो आए या वो चलो एक बार टारगेट अचीव करा, फिर एक बार टारगेट अचीव किया, देन दे गो बैक टू देयर ओल्ड डेज। तो दैट इज, वो तो मैनेज हुई थी, फिर आप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। हाँ, बिकॉज वो इतने हैप्पी हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि टारगेट पूरा हो गया। उसमें वर्ड आता है रेमिशन, ठीक है। रिवर्सल हैपेंस जब आप उसको ऑनगोइंग सस्टेनेबल रखते हैं, कि आपने 7 किया एंड यू आर लाइक कि हमें यहीं पे स्टिक रहना है, या हमें 6.5 या 6 हमारा टारगेट और भी है। तो अगर आप उसको मेंटेन करते हो, सस्टेन करते हो विद द सेम लाइफस्टाइल, देन इट कैन बी रिवर्स्ड। अदरवाइज पीपल यूजुअली वहां तक होता है एंड दे केम बैक टू द ओल्ड डेज, और वो फिर वापस मेंटेन नहीं हो पाता। हाँ, इनफैक्ट अभी एक रिसर्च में पढ़ रही थी, बिकॉज हमने ये शो करना था कि प्री डायबिटिक लोग 2-3 सालों में डायबिटिक हो जाते हैं। तो क्या अवेयरनेस की कमी है या फिर इतनी कैजुअल अप्रोच है कि वो अपनी प्री डायबिटिक स्टेज को ही मेंटेन नहीं कर पाते? हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम इतनी क्यों है? बेसिकली आई वांट टू टॉक कि यहाँ पर गाइडेंस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। जो हमने सिम्टम्स अभी शेयर करे प्री डायबिटिक के लिए, चाहे वो प्यास लगना हो या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो या फटीग हो, इसको बेसिकली लोग इग्नोर करते हैं, स्पेशली विमेन। तो जब हम इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे ख़राब है, इट हैपन्स। मैनी ऑफ माई क्लाइंट्स जो घर का खाना खाते हैं, ठीक है, शायद एक्सरसाइज में कुछ करते हैं, स्टिल जब उनका डीपर स्टडी करो तो उनका स्ट्रेस निकलता है, या स्लीप पैटर्न गलत निकलता है, या इरेगुलर मील टाइमिंग निकलते हैं। तो पीपल डजंट नो अबाउट इट कि वो क्या गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो एक तरीके से देखा जाए डायबिटीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए योर डाइट, एक्सरसाइज, पोर्शन के अलावा द एनवायरनमेंट यू आर लिविंग इन, यू आर वर्किंग इन is also important. It Yes. has to be stress free. Yes, it has to be stress free. How stress trigger diabetes? See, stress is cortisol hormone, ठीक है,
ठीक है। When you don't sleep or you sleep late in nights, like midnight में आप सो रहे हो, तो वो cortisol increase होता है, वो कहीं ना कहीं आपके gut को inflame करता है, और gut inflammation आपकी insulin sensitivity पे भी effect डालता है. ठीक है। That's how sleep. And same with chronic stress. When you are under stress, आप fat accumulate करते हो. Even you gain weight. ओके, हाँ. बिकॉज ऑफ हार्मोन। Yes. अच्छा, कई लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, वो तो एक अलग बात है, वो तो अलग ये ही एक binge अलग eating. टैगलाइन है। Right, right. बट स्ट्रेस में आपके हार्मोन्स भी आपको Right. मतलब पतला नहीं होने देते एक नहीं तरीके होने से। देते, क्योंकि वो फैट एक्यूमुलेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो फिर हाउ इट इज रिलेटेड विद डायबिटीज? अगेन जब फैट लाइक व्हेन योर BMI विल बी हायर, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी की तरफ सब जा रहे हो, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू डायबिटीज़. बैलेंस डाइट की इमेज जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी स्कूल बुक्स में, या एक ट्रेडिशनल बैलेंस्ड मील जिसमें रोटी सब्जी राइस होती है, क्या डायबिटिक्स के लिए भी वो सही है, वही उनकी बैलेंस डाइट है? डायबिटिक्स की बैलेंस डाइट ये है कि जब वो प्लेट में दे सर्व देयर फूड, इट शुड बी हाफ विद फाइबर, 1/4 ऑफ द प्रोटीन एंड 1/4 ऑफ द कार्ब्स. ओके, तो कार्ब्स लेने ज़रूर चाहिए. आप स्टार्ट करो फाइबर से, ठीक है, फिर आप प्रोटीन ऐड करो, इवन विद हेल्दी फैट. आप होममेड घी यूज़ करो एंड होममेड पनीर यूज़ करो, एंड ऑल्सो इंक्लूड योर प्रोबायोटिक, एंड फिर आप कार्ब्स को आप ले सकते हो. ठीक है। अभी पनीर इंक्लूड करो तो क्या मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क डायबिटीज़ के लिए सही रहते हैं? आई विल से कि अगर मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं तो प्रेफर कर्ड और पनीर आप ले लो, बटर मिल्क ले लो, ठीक है, रादर देन मिल्क. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें खुद नहीं पता होता कि वी आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, और वो अगर एकदम से प्रॉपर वाले सिम्टम्स नहीं देगा तो वो थोड़े छोटे छोटे सिम्टम्स देगा. जैसे? गट आपको इन्फ्लेम्ड लगेगी, आपको क्या कहते हैं, बर्ब्स भी आ सकती हैं, आपको ब्लोटिंग एसिडिटी भी हो सकती है. इफ़ समवन हैज़ नथिंग लाइक इट, तो ही कैन हैव मिल्क, प्रेफर इट इन द डे टाइम. ओके, हाँ, कई हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स में तो ये कल्चर होता है रात को वार्म मिल्क पी के ही बहुत सारे लोगों को नींद ही वार्म मिल्क पी के आती है. हाँ, इट्स गुड. अगर आपकी बॉडी अच्छे से ले रही है देन इट्स वेरी गुड. बट आजकल एडल्ट्रेशन की वजह से अगर आपको लगता है कि और मिल्क इज़ प्योर, जो मुझे नहीं लगता हार्डली कहीं पे होता है, बट अगर आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है, यू कैन हैव इट, यू कैन हैव 1 स्मॉल कप. नॉट. ठीक है। अब इस बैलेंस डाइट में प्रोबायोटिक में आप क्या ले सकते हैं? मेरे को तो कर्ड पता है, उसके अलावा क्या प्रोबायोटिक फूड होते हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं? ओके, प्रोबायोटिक में आप कर्ड ले लो, ठीक है, एंड यू शुड इंक्लूड फर्मेंटेड फूड. ओके, ठीक है, लाइक आप साउथ इंडियन फूड इंक्लूड करो फर्मेंटेड. फिर आप उधर क्या कहते हैं, इंक्लूड दैट प्रीबायोटिक्स भी इंक्लूड करो थोड़े से, क्योंकि क्या होता है, प्रोबायोटिक को भी एब्जॉर्प्शन के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है बॉडी में जो सेफली उसको एब्जॉर्ब करवाए, तो वो होते हैं प्रीबायोटिक्स. उसमें हमारा लेमन, जिंजर, जैसे आजकल कांजी होती है, या जिंजर लेमन वाटर, तो ये सब आप ले सकते हो. विद द मील, बिफोर द मील और आफ्टर द मील? या प्रीबायोटिक्स आप हाफ एन आवर बिफोर द मील ले लो, और प्रोबायोटिक्स आप विद द मील ले लीजिए. ठीक है। अब बैलेंस डाइट यू टोल्ड अस के हाफ ऑफ द फाइबर, तो हमने सैलड्स खा लिया, हाफ ऑफ योर कार्ब्स. हाँ, यू जस्ट टोल्ड अस कि हमें बैलेंस्ड मील में हाफ शुड बी फाइबर एंड 1/4 शुड बी कार्ब एंड अनदर लेफ्ट 1/4 शुड बी प्रोटीन. अब कार्ब में आते हैं जो एक बेसिकली हमारे माइंड में आते हैं, वो आते हैं हमारे रोटियां. तो विच ग्रेन इज बेस्ट एंड विच इज नॉट गुड फॉर डायबिटिक? ओके, सो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द कार्ब्स एंड स्पेशली रोटी एंड तो हम अगर वीट की बात करें तो वीट इज़ यू नो वेरी गुड इन फाइबर, एंड बट इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट. It's not made for the person who has a gut problem, or if someone has gluten sensitivity, then he can avoid. Otherwise, people can take. Depends. आप अगर एक रोटी with right combination, like अगर आप प्रोटीन दाल और आप उसको अच्छे से फैट के साथ
घी एंड योर वेजिटेबल के साथ आप ले रहे हो, मतलब रोटी घी के साथ ही लगा के खानी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपका होममेड घी है तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। वो हेल्दी फैट है और ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में मेंटेन करता है। ओके। हाँ, तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं लाइक 1 चपाती, दाल एंड सब्जी एंड योर कर्ड, तो इट्स गुड। बट अगर आप मल्टीपल रोटीज करते हैं ना, हम ओनली व्हीट की लाइक 2 to 3, तो अननेसेसरी वो शुगर लोड इंक्रीज करता है बॉडी में, दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर शुगर स्पाइक्स। और हम अगर गुड ग्रेन्स की बात करें तो हम जौ की रोटी यूज़ कर सकते हैं, कुट्टू की रोटी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स की रोटी बहुत अच्छी होती है, और बार्नयार्ड मिलेट जो हमारा व्रत वाला राइस होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिलेट, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक नहीं करते? ये करते हैं लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत कम की तरह। व्हीट वाली रोटी से कम? व्हीट वाली रोटी से बहुत कम। ओके। हाँ। तो एक तरीके से डायबिटिक लोगों को व्हीट की रोटी की बजाय ये वाले ग्रेन्स को ये वाले सीजन्स के grains। हिसाब से कर लेना चाहिए। हाँ जी, और इसमें अगर किसी को जैसे इफ़ ही इज़ अ बिगनर तो वो कुछ परसेंटेज व्हीट का ऐड कर सकते हैं, इफ़ ही इज़ नॉट ग्लूटेन सेंसिटिव। हाँ, क्योंकि ये वाली रोटी बनानी भी इजी नहीं होती। राइट, तो तो आप थोड़ा उसमें सा 20% 30 ऐड कर सकते हैं आप फिर व्हीट। ठीक है। तो कैन वी मिक्स ग्रेन ऑल्सो? ऐसा भी मैंने देखा है, मल्टीग्रेन करवा लेते हैं लोग, तो वो ठीक है या फिर वन एट अ टाइम एक ही ग्रेन खाना चाहिए? आई एडवाइस नॉट मल्टीग्रेन, क्योंकि अननेसेसरी हम ना लोड बढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मल्टीग्रेन आपने बहुत सारे फ्लावर डाल लिए, रागी, बाजरा, एनीथिंग, तो वो क्या होता है, हर ग्रेन का अपना एक नेचर होता है, उसको एक टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। फिर सेकेंडली फॉर डायबिटीज़ आप चेक करते हो हमेशा शुगर स्पाइक्स, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी को कौन सा ग्रेन सूट नहीं कर रहा है। तो आई सजेस्ट कि आप एक ग्रेन चूज़ करो, आप यू कैन स्विच ओवर टू द अदर ग्रेन टू चेक योर कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अदरवाइज गो विद द वन ग्रेन। आप अगर आप व्हीट थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो उसमें। ठीक है। तो अगर इनकी कैलोरीज की बात करा जाए तो ये सब ग्रेन्स की कैलोरीज लगभग बराबर ही होती है? एक्चुअली जब हम डायबिटीज़ का मील प्लान करते हैं तो हम कैलोरीज उनके लिए प्लान करते हैं जो अंडरवेट हैं, लेकिन यूजुअली पीपल इसमें ओबीस होते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट ना करके हम उसे न्यूट्रिशंस टाइप से प्लान करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उसके लिए कौन सा फूड ग्रेन या फूड हमें इंक्लूड करना है। वी डोंट मेक इट सो मच डेफिसिट प्लान। ठीक है। बट अदरवाइज ऑल्सो अगर अब मुझे पता चला कि शुगर स्पाइक करता है, फिर शुगर स्पाइक से हमारी क्रेविंग्स भी बढ़ती हैं, है ना? एम आई राइट? तो मैं भी प्रेफर करूँगी कि मैं व्हीट की रोटी खाने की बजाय बाजरा या जौ की रोटी खा लूँ। तो अगर मैं कैलोरीज की बात करूँ, अ पर्सन हु इज़ नॉट डायबिटिक, राइट, तो कैलोरी सब में लगभग बराबर होती हैं या किसी एक ग्रेन में ज़्यादा होती हैं? हाँ, नहीं डिफरेंट होती है कैलोरीज। ऑलमोस्ट सेम या हाँ, जैसे अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ऊपर नीचे सेम, और बाकी दे ऑल हैव डिफरेंट कैलोरीज। डिपेंड्स ऑन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, लाइक अगर हम राइस भी खा रहे हैं तो हम, एक तो होता है कि इट्स देयर फेवरेट फूड, सो वी आर ईटिंग इट। अदरवाइज कि हम ठीक है, मतलब इट डजंट हैव सो मच दैट न्यूट्रिशियस राइस के लिए भी एक बहुत कॉमन मिथ होता है कि राइस में स्टार्च होता है। तो राइस डायबिटिक वालों के लिए हेल्दी नहीं होता, सेफ नहीं होता? नहीं, राइस ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं होता। वी इंक्लूड राइस इन द डायबिटिक मील्स। इसमें क्या होता है, राइस हाईली पॉलिश्ड होता है तो इसमें फाइबर नहीं होता, तो इट्स गुड टू डाइजेस्ट, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आपको लगेगा कि भूख भी जल्दी लग गई है राइस खाने के बाद, है ना? और इसको फिर हम, जैसे अगर कोई भी राइस खाना चाह रहा है, इट्स देयर फेवरेट फूड, उसको टॉप अप, उसको थोड़ा सा 1 चम्मच आप घी डाल लो उस पर, उसके साथ दाल वगैरह ले लो और थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो इट वोंट गिव यू दैट मच शुगर स्पाइक। एक जो अपने आइडियल वेट के आसपास ही है। एक चीज़ और मैं इंक्लूड करूँगी यहाँ पे, जब हम किसी की डाइट से उसका फेवरेट निकालते हैं, जैसे किसी को व्हीट रोटी पसंद है या किसी को राइस पसंद है, तो जब हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना कि नहीं खाना, तो वो उसके कहीं ना बैक ऑफ द माइंड होता है कि ये रेस्ट्रिक्शन है, तो वो उसको ना क्रेविंग मोड पे ले जाता है। तो मतलब वो रेस्ट्रिक्शन क्रेविंग मोड पे ले जाता है, तो बेटर कि आप खा लो लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खा लो। हाँ, ठीक बात है।
डायबिटिक लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ा फियर होता है और सोसाइटी भी क्रिएट कर देती है कि वो शुगरी फ्रूट नहीं खाने, मैंगो नहीं खाना, ग्रेप्स नहीं खाना। ऐसा होता है या सिर्फ एक ये मिथ और मिसकंसेप्शन है? नहीं होता है, बिकॉज दे आर हाई ग्लाइसेमिक। तो मैंगो, ग्रेप्स, चीकू स्पेशली ये, तो इनको आप क्या करो, एक तो आप इनको मील के साथ ले लो विथ लिमिटेड पोर्शन, ठीक है। इनको खाली पेट मत खाओ, या फिर इनके साथ इंक्लूड करो नट्स एंड सीड्स। ओके, तो ये आपको इमीडिएट शुगर स्पाइक नहीं देंगे। नट्स एंड सीड्स इंक्लूड करने से क्या होता है? नट्स एंड सीड्स से आपसे बॉडी में फाइबर भी जाता है, तो खाली आप समझो कि शुगर नहीं गई आपकी बॉडी में, विथ फाइबर गया, और फाइबर स्लो डाउन कर देता है शुगर स्पाइक को। सो can a diabetic have full mango or just a mango slice? No, mango slice, and not daily. Okay, it is a Yeah. treat for them now. It's a treat from them, yeah. आई थिंक डायबिटिक लोगों के लिए फिजिकल सिम्टम्स से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होता होगा, बिकॉज ये खा लो, ये मत खाओ। आज की डेट में ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो एक डायबिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं? आप तो देखते होगे रोज अपने क्लिनिक में। क्योंकि ना जब डायबिटिक क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो ऑलरेडी अपने साथ इतने सारे मिथ्स लाते हैं कि हम तो पता है हमें राइस छोड़ना पड़ेगा, हमें रोटी छोड़नी पड़ेगी, और शुगर के साथ हम तो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, और हम तो मेडिकेशन पे हैं, हम ठीक कर लेंगे, वाई वी नीड डाइट। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि ओनली मेडिकेशन वर्क्स, ठीक है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो, और फिर एक ये भी होता है कि पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती, जो लोग फिज़िकली एक्टिव हैं, लाइक रूरल पीपल एज वी टॉक्ड अर्लियर, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, स्वीटनेस की बात करें तो मतलब लोगों को लगता है कि स्वीट्स नहीं खा सकते या खा सकते हैं। सोसाइटी में कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बढ़ा है। कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं मार्केट में जो शुगर के रिप्लेसमेंट्स हैं, लोग उनको अपने ड्रिंक्स में और फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कुछ आइसक्रीम्स और बहुत सारे फूड आइटम्स मार्केट में ज़ीरो शुगर के साथ मेंशन्ड आते हैं, बीट कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स। आर दे सेफ फॉर डायबिटिक पीपल? If I talk about the sweeteners, the safest sweeteners are stevia and monk fruit. If we compare these, stevia is a plant-based and monk fruit is a extract from monk fruit. दो stevia is easily available, वो थोड़ा rare available होता है, but these are safest. और फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोशिश करें कि स्वीट को निकाल ही दें अपनी लाइफ से, नॉट इवन स्वीटनर्स। तो क्या ये स्वीटनर्स इंसुलिन स्पाइक्स नहीं देते? नहीं। मैं आई वांट टू नो ऐसे कौन से हेल्दी साउंडिंग फूड होते हैं जो एक्चुअल में तो हमारे शुगर स्पाइक कर देते हैं, पर वो हेल्दी समझे जाते हैं और लोग उन्हें हेल्दी की वजह से अवॉइड करना भूल जाते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं। उसमें पहला तो है जैगरी। हाँ, गुड़ तो ऐसे खाते हैं, गुड़ वाली चाय पी लो, उससे शुगर कुछ नहीं होएगी। ट्रू, एंड दे ऐड सो मच लॉट, क्योंकि वो एक वाइट शुगर से रिप्लेस कर रहे हैं उसको। हाँ। और वो उतना स्वीटनेस तभी देती है व्हेन यू ऐड इट, यू नीड अ गुड क्वांटिटी। गुड़ से भी उतना ही इंसुलिन स्पाइक होगा? हाँ, गुड़ एंड योर मल्टीग्रेन बिस्किट्स, योर मल्टीग्रेन ब्रेड, सीरियल्स, म्यूसली, एंड इवन दैट योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट। हाँ, योगर्ट फ्लेवर्ड उतनी अच्छी नहीं है जितनी। नहीं, मैं आई सजेस्ट कि उसको घर की दही लो, उसमें नट्स डालो, ठीक है, और उसमें सीड्स भी ऐड कर लो, थोड़ा चाहे घर की दही में शुगर भी डाल लो। शुगर मत डालो, सिनेमन डाल लो, बिकॉज इट हैज़ अ स्वीट फ्लेवर। ओके। तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें नट्स डालो, फ्रूट्स डाल लो। फ्रूट्स जैसे जो लो ग्लाइसेमिक या मॉडरेट है उन्हें आप डाल सकते हो। एप्पल हो गया, बेरीज हो गई, एंड योर पेयर हो गया, तो यू कैन ऐड दैट। ऑयल की कंजम्पशन के लिए भी बहुत सारे मिथ्स रहते हैं। कौन से गुड कुकिंग ऑयल्स हैं एंड कौन से बैड कुकिंग ऑयल्स हैं डायबिटिक, स्पेशली डायबिटिक के केस में? बेस्ट इज होममेड घी एंड योर ग्राउंडनट ऑयल। ओके। इट शुड बी, इट शुड बी प्योर। और फिर आपका सनफ्लावर, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और यूजुअली अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सेसमे ऑयल और सेफ्लॉवर ऑयल। भाई सेसमे तो बहुत अच्छा ओवररेटेड होता है। है। हाँ, एक्चुअली ओवररेटेड है। ये थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, अगर आप डेली ले रहे हो और आप ओवरऑल इस पे डिपेंडेंट हो, तो आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लाता है, बिकॉज इट हैज़ अ ओमेगा 6।
ओके। हाँ, और फिर अगर आई टॉक अबाउट ऑलिव ऑयल, वो भी काफ़ी हाइप्ड हाँ। है ना? तो ऑलिव ऑयल में बेसिकली इट्स नॉट मेंट फॉर इंडियन कुकिंग। हमारा तड़का, फ्राइंग एंड डीप ऑयल कुकिंग, यू कैन यूज़ इट ओवर द सैलड्स इफ़ इट्स वर्जिन। ओके। अब क्योंकि कुकिंग ऑयल का एक टेम्परेचर होता है, कुकिंग टेम्परेचर होता है, एंड अगर उससे ऊपर जाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। राइट राइट, अगर आप उसको ओवर कुक करते हो, बार बार हीट करते हो। हाँ, मतलब आई हैव सीन बहुत सारे घर जिसमें ऑलिव ऑयल में पूड़ी तलते हैं ये सोच No. के कि ये हेल्दी है। नो, वो ना उसका ना फॉर्मेशन ही बदल जाता है, वो डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है फिर, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी। एंड डज इट बिकम मोर पॉइजनस? यस, इट ब्रिंग्स इन्फ्लेमेशन। मतलब एक तो केस होता है कि बेनिफिट्स नहीं दे रहा, और एक केस होता है कि वो कि हार्मफुल हो जाता है। हार्मफुल हो जाता है तो एक्चुअली। ऑलिव ऑयल में सब्जी बनाना हाई टेम्परेचर पे, No, not फ्रेंच advisable. फ्राइज बनाना, See, that's is- what I'm saying कि this is not meant for Indian cooking. Not tadka, no frying, no deep oil cooking. It can be used over the salads as it is. If it's virgin, it should be virgin. एंड अगर हाई फ्लेम कुकिंग करनी है तो द ऑयल्स जो आपने पहले मेंशन yes, करे, coconut oil you can have. उसमें आप Ghee and groundnut oil. एंड घी इन विंटर्स आल्सो। Yes. बीपी वालों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि इससे विंटर्स में कंजम्पशन से कोलेस्ट्रॉल तो नहीं चेंज होगा, दैट इज आल्सो अ मिथ। See, for BP and cholesterol patients, it should be limited. ओके। आप यूज़ करो लेकिन लिमिट में करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि घी है, सेफ़ है, तो आप डीप ऑयल फ्राइंग ले रहे हो, तो उसको अच्छे से यूज़ करो। जितना कम कुकड होगा उतना बेनिफिट देगा वो आपकी बॉडी को। ओके। लाइक मैंने देखा है कई लोग चपाती के ऊपर देख कि हम बिना घी वाली चपाती खाते हैं, हाँ। तो वो तो बहुत अच्छा होता है घी चपाती के ऊपर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो। तो वो नहीं कम करना चाहिए, वो नहीं हटाना चाहिए अपनी डाइट से। इवन ओवर द दाल जो हम कच्चा घी डाल के खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अभी मैं रिसेंटली ICMR की एक रिसर्च देख रही थी जहाँ पे मेंशन था कि इंडिया में 70% ऑफ सिटीजन्स जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन की आउटसोर्स करते हैं, उसमें से 5 out of 7 पीपल कंज्यूम इट विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। खुद ही किसी केमिस्ट के पास या किसी ऑनलाइन एड को शॉप नाउ करके they buy supplement for themselves. Is it safe for them, and is it safe for specially diabetic people, because वो already इतने सारे issues से bear कर रहे होते हैं, तो और हर न्यूट्रिशन का एक एब्जॉर्प्शन लेवल होता है, तो क्या हम कोई भी न्यूट्रिएंट ऑनलाइन ऑर्डर करके इज इट सेफ फॉर देम, और क्या वो एक 100% रिजल्ट देता भी होगा? येस, इट्स टू मच प्रिवेलिंग कि लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। बायोटिन, कोलाजन, दे आर टेकिंग इट एंड दे डोंट नो इवन कि उसकी डेफिशिएंसी है भी बॉडी में या नहीं है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक अगर हेयर फॉल है तो हो सकता है आप थोड़ा स्ट्रेस कम कर लो, थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर लो, थोड़ा नट्स इंक्लूड कर लो, सीड्स कर लो, थोड़ा सा घी जो बिल्कुल छोड़ रखा है वो ले लो, है ना, रादर देन सीधा बायोटिन सप्लीमेंट। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं लाइक इवन B12, ठीक है, विटामिन डी एंड मैनी अदर, बहुत सारे मैग्नीशियम वगैरह, दे डोंट नो कि उसका कितना डोसेज जाना चाहिए पर डे। और समटाइम्स नहीं, पर वो पीछे बॉक्स पे तो लिखा होता है। नहीं, उसमें लिखा होता है हाँ, कि लाइक 500 to 1000 है या 1500 to 2000 है, बट वैसे ही खा लेते हैं लोग। हाँ, बट लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन सा चूज़ करना है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं यार ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट लोग कहते हैं इसका तो कोई नुकसान ही नहीं है, खा लो। यस यस, और ये होते सप्लीमेंट्स का कोई नुकसान नहीं है, बट आप अननेसेसरी ओवरडोसेज कर रहे हो, यू आर गेटिंग टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हो आप बॉडी में। ऑन पॉकेट आल्सो। हाँ, इट इज, लेकिन इफ अगर हम एक जनरलाइज्ड बात करें तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। यस इट इज, लेकिन स्टिल बिकॉज कुछ भी है, दे वांट टू लुक यंग, दे वांट टू बी एक्टिव और व्हाटएवर, बट दे डोंट नो कि कितना डोसेज लेना चाहिए। हर चीज़ का एक डोसेज होता है कि जो कैसे लेना है, लाइक इफ़ आई एम डेफिशिएंट या आई एम अंडर डेफिशिएंट या मेरे को और क्या क्लिनिकल हेल्थ प्रॉब्लम है जो मैं ये ले रही हूँ, बट पीपल आर इग्नोरेंट। दूसरी बात, दे डोंट नो विच फॉर्म दे नीड टू टेक। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट B12, तो उसका एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म दोनों आता है, और एक्टिव फॉर्म इज़ लाइक मिथाइल कोबालमिन और इनएक्टिव है साइनोकोबालमिन।
तो अगर आप इनएक्टिव फॉर्म लेते हो, क्या फ़र्क होता है दोनों में? हाँ, इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म साइनोकोबालमिन है उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए आपकी गट में एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक। अगर आपकी गट अच्छी नहीं है, गट हेल्थ जो आजकल बहुत कम लोगों की होती है, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वो नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। और जो मिथाइल कोबालमिन है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म है। तो डिपेंड्स। आपको कौन सा, तो एक तरीके से हमें किसी कंसल्टेंट के अंडर भी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, उन्हीं से कंसल्ट करके। राइट। सप्लीमेंट्स आई एडवाइस कि किसी हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर के अंडर ही रह के आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बिकॉज पता नहीं डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो निकालते हैं आपकी हिस्ट्री कि आप कोई और मेडिकेशन पे भी हो क्या। ट्रू। तो अब हम लोग को तो नहीं पता ना कि हम क्या साथ में ऑलरेडी ले रहे हैं, और हमने ये स्टार्ट कर दिया है तो उसका इफेक्ट बॉडी में क्या होगा। तो मैनी पीपल आई हैव सीन ऑल्सो जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, दे हैव ऑन वो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे होते हैं, फिर वो सप्लीमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट करे हुए होते हैं उन्होंने, जो उनका ब्लड और थिन बना रहा है, और उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि ब्लड थिनर तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और सप्लीमेंट वो खुद से खा रहे हैं। हाँ, तो एक तरीके से ये नुकसान दे जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अभी आपने मेंशन करा कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होते, वो पास आउट हो जाते हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। तो ऐसा कोई डिटॉक्स प्लान होता है डायबिटिक लोगों के लिए इन जनरल? ऑल्दो आई नो कि कस्टमाइज्ड प्लान ही होता है हर इंडिविजुअल के हिसाब से, बट एक बेसिक जनरल डिटॉक्स प्लान जो एक डायबिटिक फॉलो कर सकता है फॉर क्लीनिंग देयर गट, बिकॉज यू सेड के हर बीमारी गट से ही है। तो मेरे को और हमारी ऑडियंस को जानना है एक ऐसा डिटॉक्स प्लान जो जनरल हो, सब पे एप्ट हो। ओके। जब हम किसी को भी डिटॉक्स देते हैं या फास्टिंग देते हैं, पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती है। लाइक अगर वो पर्सन की हिस्ट्री है हाइपोग्लाइसीमिया की, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया इज़ लाइक कि जब शुगर लो हो जा रही है एंड ही नीड्स फूड, तो उनको हम फास्टिंग पे नहीं रख सकते हैं। प्लस इफ़ समवन इज़ ऑन इंसुलिन तो फिर हम उसको नहीं दे सकते हैं। इफ़ समवन इज़ अंडर वेट ऑलरेडी एंड अ वुमेन इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, तो अगर ये चारों फैक्टर्स को ध्यान में रख के, इसके अलावा जो नॉर्मल डायबिटिक हैं उनको हम दे सकते हैं फास्टिंग, बट अंडर एक्सपर्ट एडवाइस। उसमें हम वेजिटेबल जूस इंक्लूड करते हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूड करते हैं, एंड 1 और 2 मील अ डे रखते हैं। टिंग से इंसान कॉन्शियस ईटिंग करता है, बहुत पावर आती है, विल पावर बढ़ती है। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत पॉपुलर होती जा रही है हमारी कंट्री में। इसमें हमें गैप लेना होता है ना, विंडो होती है, ईटिंग विंडो होती है। तो क्या डायबिटिक लोगों के लिए सेफ है? Yes, it is. It is very advisable, but again, I'll share later on who should not do. But let's talk about it. It's basically a combination of कि एक planned आपने eating window बनाया है, एक planned आपने fasting window बनाया है, ठीक है? वो planned होता है, उसका फिक्स रहता है, और फिर उसमें ये बेनिफिट मिलता है कि आपको इंसुलिन को भी रेस्ट मिलता है उसमें। ओके, ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन द मील्स क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ये कॉम्बिनेशन होता है ईटिंग विंडो का और फास्टिंग विंडो का, ठीक है। इसको हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कुछ लोगों को, सो दैट हमारी इंसुलिन लेवल्स को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम खाते रहते हैं और इंसुलिन रिलीज़ होता रहता है, तो इंसुलिन बेवजह रिलीज़ होता है, एक्सेस रिलीज़ होता है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। अब जब हम फास्टिंग मेंटेन करते हैं तो हमारी बॉडी में यहाँ विद मील्स तो हमारे का वो जा नहीं रहा ग्लूकोज, तो जो लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो यूज़ होता है। जब वो यूज़ होता है तो हम फैट बर्निंग की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम उसकी ओबेसिटी पे भी वर्क कर रहे हैं, उसका हमें BMI भी नॉर्मल लाना है, तो हमें स्टोर्ड ग्लूकोज पे वर्क करना होता है। इसलिए हम ये इंटरमिटेंट करते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट में कई लोग गलतियां भी करते हैं, जैसे लाइक पहली बात तो इसमें ये करना चाहिए कि आप डिनर अर्ली करो और आप ब्रेकफास्ट लेट कर दो।
और ड्यूरिंग द ईटिंग विंडो कुछ लोग प्रोसेस्ड फूड भी खा लेते हैं कि यार बाकी टाइम तो हाँ, फास्टिंग अब तो हम है खा ही, सकते हैं, पिज्ज़ा अब तो खाओ, हम बर्गर खाओ। समोसा भी खा सकते हैं। हाँ। तो एक तो वो नहीं करना चाहिए। फिर जो हमारे फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखना ही रखना है, लाइक अपनी गट का, अपने हाइड्रेशन का, अपने स्लीप पैटर्न का, आपको सबसे ज़्यादा तो इट शोज़ रिजल्ट्स, इट एक्चुअली शोज़ रिजल्ट्स। मैं आजकल के टीनेजर्स मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं कि रात को तो खा लिया 12 बजे एंड फिर कहते हैं इंटरमीडिएट करनी है और दोपहर को 2 बजे खाते हैं। हाँ, यही दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि लेट डिनर्स नहीं, अर्ली डिनर्स एंड लेट वो ब्रेकफास्ट, रिजल्ट्स नहीं देगा। वो रिजल्ट्स नहीं देगा। ओके। एंड प्लस वन थिंग मोर कि इसके लिए भी जैसे कुछ लोगों को हम ये नहीं एडवाइस करते, जो लोग इंसुलिन पे हैं, ठीक है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं, या जो अंडरवेट हैं, या फिर जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का हिस्ट्री है, मतलब उनके शुगर लेवल्स लो हो जाते हैं, हम उनको एडवाइस नहीं करते हैं। एक तरीके से ये एक डिटॉक्स ही होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। It's you can no, it's not a proper detox. No, because तो- detox is like elimination from the body. ओके। Elimination तब Of होगा, toxic. हाँ, जब हम लिक्विड डाइट पे आ जाएंगे और या तो हम 1 मील डे करेंगे या 2 मील्स अ डे करेंगे। कोई डिटॉक्स प्लान आप सजेस्ट करो डायबिटिक्स के लिए भी एंड अ कॉमन पर्सन जो हेल्दी है। डायबिटिक के लिए मैं यूजुअली एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि व्हेन आई डील विद द क्लाइंट्स समटाइम्स सम ऑफ द क्लाइंट्स डोंट वो सारी बातें नहीं बताते हैं और वो मील भी स्किप कर देते हैं। अच्छा। तो उनमें फिर हाइपोग्लाइसीमिया वो चांसेस भी देखे जाते हैं। तो डिटॉक्स आई वोंट एडवाइस फॉर डायबिटीज़, बट फॉर नॉर्मल पीपल इट्स वेरी गुड। इट्स बेसिकली एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो उसमें आप क्या करो, ड्रिंक योर वेजिटेबल, ईट योर फ्रूट्स and 1 meal a day. 1 meal a day with non-starchy vegetables, and you can आप अपना hydration proper रखो, water intake proper रखो, and avoid milk and milk products. ठीक है। ड्रिंक्स और वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल जूस पियो। Yes, green vegetable juice preferably. लौकी बनती है, लौकी और पालक। लौकी, cucumber, पालक, even aloe vera. Okay. It's very healthy on your gut. और जो ABCD जूस होते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ये वाला। Yes. ये ये भी- भी आप ले सकते ये हो भी सीजनली, healthy। अगर लाइक इफ समवन इज ओके विद एप्पल, अगर समटाइम्स हाँ, अगर वो हेल्दी है, उनकी डाइट में रिकमेंडेड है, हाँ। तो बोथ द वेजिटेबल जूसेस विल वर्क। Yes. देन ईट योर फ्रूट्स। fruits, yes, they can have mid meal with fruits and single fruit preferably, not mixed fruit plate, ओके। coconut water ठीक and है। lemon water. एंड थर्ड मील वुड बी Yeah, main meal, yeah, it can be roti, khichdi or millets with non-starchy vegetables. ओके। अब एक दो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स के एग्जांपल्स भी कोट कर दो, बिकॉज Right, हाँ. Non-starchy vegetables are mainly green vegetables like लौकी, तोरी, cucumber. दो ये थोड़े से बीमारों वाले लगते हैं, but it actually helps a lot. अब बट डिटॉक्स कर रहे हो तो हाँ। टेस्ट से तो ऊपर ही उठना पड़ेगा। Right, अगर right. हेल्थ अचीव, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बिना तो कोई टारगेट अचीव नहीं होता। True. और अगर मतलब if anyone is good with all the health condition, तो once in a week करना चाहिए detox. It Okay. actually helps a lot. आपको energy level भी आपका high होता है and plus you are eliminating toxins from your body. तो एक तरीके से हमारे कल्चर्स में, स्पेशली हिंदू कल्चर में, तो फास्टिंग बहुत कॉमन है। हाँ. तो हम एक तरीके से वही फास्टिंग कर लें और यही इंक्लूड कर लें तो हाँ, better as compared to the way we do fast. हाँ। क्योंकि जो इंडियन फास्टिंग है, आई हैव सीन मैनी पीपल, तो वो फास्टिंग तो रह नहीं जाती है बिकॉज वी ईट मोर देन वी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फास्टिंग. हाँ, बट अगर हम फास्टिंग के बहाने एक डिटॉक्स डाइट कर लेंगे, हाँ. then that would be the best way to maintain the discipline of your fasting and detox plan. Right. You can include complex carbs in those. Complex carbs क्या होते हैं? Complex carb is like जो आपकी बॉडी पे heavier to digest होते हैं. It takes time to digest. But ठीक है। again, it won't give you a sugar spike. जैसे? It won't increase your fat level. Like बाजरा है आपका, रागी है, हाँ। and your buckwheat and your ज्वार. तो आप मेन मील में उसको हाँ। रिप्लेस कर दो, चाहे खिचड़ी से, चाहे रोटी से, चाहे। नहीं, खिचड़ी इज़ गुड इन इटसेल्फ, लेकिन अगर आप व्हीट रोटी की जगह आप उसको कर सकते हो. इट हेल्प्स इन योर वेट लॉस ऑल्सो.
आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ गायनेकोलॉजिस्ट पे देखी जा रही है, 4th-5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पता चलता है दैट टू बी मदर इज़ डायबिटिक। राइट। तो ये तो बहुत ही स्केरी है। अब क्या चांसेस होते हैं कि वो डिलीवरी के बाद डायबिटिक फ्री हो जाएंगे? ऐसे केसेस क्यों होते हैं? क्या रॉन्ग करते हैं वो लोग? एक्चुअली जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ये जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है उसे जेस्टेशनल बोलते हैं हम। तो इसमें अगर आपको पता लग गया कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो पहली बात तो आप आज से ही अपना मील पैटर्न बिल्कुल ठीक कर लो विद द टाइमिंग्स, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज तो नहीं करोगे बीइंग अ प्रेग्नेंट, तो आप योग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो और अपना मील प्लेट आप अच्छे से न्यूट्रिशियस मील और एज एडवाइज बाय योर गाइनी ऑल्सो आप उसको मेंटेन करो टिल योर डिलीवरी। लेकिन उसके बाद भी कि यू हैव टू इंक्लूड अ प्रोटीन इन एवरी मील, लाइक 3 मेजर मील्स, तो तीनों में प्रोटीन होना चाहिए। हाउ मच प्रोटीन शुड बी इंक्लूडेड? कितना ग्राम्स होना चाहिए प्रोटीन? For sedentary lifestyle, 0.8 to 1 grams per body weight is sufficient. You don't need more protein. ओके। और अब जो डायबिटीज़ में प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको जैसे सब बड़े लोग कहते हैं दैट डाइट शुड बी डबल, तो उनका प्रोटीन डबल इनटेक होना चाहिए या द 0.8 to 1 इज़ सेफ? एक्चुअली इट ऑल, क्योंकि ना प्रोटीन अगर आप एक्सेस करोगे ना तो कई बार आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन कि पर्सन टू पर्सन उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हम वो भी देखते हैं कि उसमें क्या डेफिशिएंसी है, ऑलरेडी पहले क्या रहा है, क्या बॉडी के सिम्टम्स हैं, लाइक रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अदरवाइज 0.8 to 1 इज़ द सेफर साइड। अगर कोई बहुत ही किसी का बहुत स्वीट टूथ होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एंड सेफेस्ट स्वीटनर्स कौन से होते हैं अगर कोई डायबिटिक है? तो क्रेविंग हो रही है, अब कुछ तो खाना है, तो क्या ऑप्शंस है उनके लिए? राइट, अगर एकदम से क्विक चाहिए तो यू कैन हैव डेट, ओके। और यू कैन हैव होममेड कर्ड के साथ नट्स एंड योर लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स, प्लस होममेड जो हमारा लाइक डेजर्ट्स होती हैं यू कैन हैव इट विदाउट शुगर, लाइक आजकल तो कैरेट खीर है, तो बट डोंट ऐड शुगर, इट्स वेरी गुड, एंड प्लस डार्क चॉकलेट विद 80 to 85% ऑफ कोको इन इट। ठीक है, ये सारे सेफेस्ट ऑप्शन Yeah, है, इसी these में are एडजस्ट safest. करो। Yes, but again, limit the portion. Yeah, you can't have like full chocolate bar. A small piece is yeah, enough. yeah. Okay. अब हमारे ज़्यादातर फैमिलीज़ में टी एंड कॉफ़ी का बहुत क्रेज़ होता है। True. कोई भी गेस्ट आता है, दैट इज़ हाउ दे एक्सचेंज रिस्पेक्ट, कि चाय बनाते हैं। चाय इज़ हार्मफुल फॉर डायबिटिक? Not only diabetic, for everyone. एंड स्पेशली एज द फर्स्ट मील क्यों प्रॉब्लम होती है अगर हम फर्स्ट मील में ही टी और कॉफ़ी लेते हैं? तो Either it's a wake up drink or it's with breakfast. तो अगर if we talk about wake up drink, कई लोग बेड टी लेते हैं, तो पहली बात तो उस टाइम हमारा ना स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ऑलरेडी हाई होता है, और जब हम कैफीन ले लेते हैं तो वो हम उसको और ट्रिगर कर देते हैं, तो वो एनीवेज पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एंड वॉट एवर नॉट, वो पूरा एक उथल पुथल मचा देता है। एक एड्रेनलिन रश करता है बॉडी में, जो आपको लगता है कि एनर्जी हमें इससे आती है, तो एनर्जी स्पाइक होता है और वो तुरंत उतनी तेज़ी से वो ड्रॉप भी हो जाता है। तो इसीलिए होता भी है कि 1 टी के बाद पीपल नीड्स अनदर टी, ऐसा भी होता है। और अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ की बात करें, वाई इट शुड बी अवॉइडेड देयर, क्योंकि कई बार हम ब्रेकफास्ट के साथ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे जो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो आई एडवाइस कि आप कैफीन लेना है आप आधे घंटे बाद ले लो, बट नॉट विद द ब्रेकफास्ट। और अगर कोई लेना ही चाहता है तो क्या इवनिंग में कंजम्पशन सेफ होता है या बराबर ही हार्मफुल होता है? ट्वाइस अ डे इज गुड टू गो। ओके। जस्ट क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि आफ्टर द ब्रेकफास्ट 30 मिनट्स आफ्टर एटलीस्ट 30, हाँ, एंड इवनिंग में आप ले सकते हो। अब गैस पे आपने बोला कि ये टी जब पेट में जाती है तो पेट में उथल पुथल मचा देता है, तो गैस, एसिडिटी, ये इन्हीं की वजह से होती हैं? इट कंट्रीब्यूट्स टू दैट। बेसिकली क्या होता है कि गैस, एसिडिटी, हमें लगता है कि हमारे को एसिड बन रहा है। आपने भी देखा होगा ज़्यादातर लोग कहते हैं एसिड बन रहा है, हाँ। लेकिन ये होता है लो स्टमक एसिड की वजह से। HCl होता है जो
स्टमक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है. उसके रीजंस, वन ऑफ द रीज़न इज़ कैफीन, अनदर रीज़न इज़ ऑल लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एंड इट कैन बी द डेली कंजम्पशन ऑफ एंटासिड्स. ओके. मैनी पीपल. हाँ, मतलब गैस जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन ही ये होता है कि गैस एंटी एसिड एंड ये वाली मेडिसिन को अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पॉप अप कर लो तो वो ठीक रहेगा. यस यस. दिस इज नॉट सेफ. दिस इज नॉट सेफ. अरे लोग तो सालों से ले रहे होते हैं. हाँ, और ये ही सप्रेस करता है आपके स्टमक एसिड को. जो एक जठर अग्नि होती है हमारी, तो वो सप्रेस करते हैं एंटासिड्स. वो बात ठीक है कि आपको प्रिस्क्राइब किया है फॉर जस्ट विद द एंटीबायोटिक्स, लेकिन इट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, यू कांट 5 days का कंटिन्यू, course. यू कांट कंटिन्यू इट फॉर द ईयर्स. तो अब अगर किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी है, तो वो नेचुरली कैसे हील करेगा? आपने कैफीन छोड़ दिया, लाइफस्टाइल ठीक करा, बट ये सब करने वाले प्रोसेस में भी वो ट्रबल में रहता है. पहले उसे समझना पड़ेगा कि अगर उसको गैस है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, तो उसका रीज़न क्या है. लाइक या तो इफ़ ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड और एनीथिंग रिलेटेड टू गट, की सीलिएक डिजीज़ का स्टार्टिंग तो नहीं है या कोई सेंसिटिविटी तो नहीं है. तो वो जब हम अपने आप को समझते हैं ना, या अदर हम हेल्थ एक्सपर्ट्स के अंदर होते हैं, तो हमें वो समझना पहले होता है, अपनी बॉडी को समझना. मतलब ये एक वार्निंग सिग्नल है एक बड़ी बीमारी का? नहीं, नॉट दैट, लेकिन हाँ आप समझ लो सो दैट कि वो आप उस जोन में ना जाओ कि कुछ बड़ा हो. सेफ हो जाओ पहले से ही. सेफ हो जाओ पहले से ही, और अपने आप को कंफर्टेबल करो. पहली बात, जो आपको ब्लोटिंग हो रही है, सबसे पहले अपना हाइड्रेशन लेवल चेक करो, क्योंकि यूजुअली पीपल आजकल वाटर इनटेक बहुत कम है लोगों का. दे फॉरगॉट टू ड्रिंक वाटर. और ये भी देखा है कि दे क्रेव फॉर टी और कॉफ़ी, और अगर वो उस टाइम पानी पी लेते हैं ना, तो वो क्रेविंग चली जाती है, क्योंकि वो सिग्नल तो होता है हाइड्रेशन का, और वो उस सिग्नल को मिसअंडरस्टूड करके टी और कॉफ़ी, रॉन्ग चॉइस से अपनी हेल्थ खराब करते राइट. हैं. एल्कोहल का कंजम्पशन कितना सेफ है डायबिटिक लोगों के लिए, एंड व्हाट शुड बी द राइट पोर्शन अगर इफ समबडी इज हैबिचुअल, बिकॉज ओवरनाइट आप एक प्रोलॉन्ग्ड हैबिट को उससे आप ओवरकम नहीं कर सकते. राइट. सो एल्कोहल इज़ लाइक कि आपका एक तो HbA1c बढ़ाता है, ये उसको कम नहीं होने देता. फिर आप अगर ओबीस कैटेगरी में हो तो आप उसको फैट बर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है. इट रेजेस योर BMI. फिर अगर आपको कोई हैबिचुअल है एंड ही डोंट वांट टू तो फिर उसको 30 ml पर डे फॉर 5 days a week is allowed. It's a good to go. Yeah. Okay, not more than this. Yeah, it's safe. Yeah. Okay. Even for a diabetic. अब हमने सब कवर करा, स्ट्रेस, डाइट. यू मेंशन्ड एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द फैक्टर. अब मुझे जानना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज सबसे सेफ होती है डायबिटिक लोगों के लिए. योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो, जो सबसे अच्छा रिजल्ट्स देती है डायबिटीज़ वालों को. ओके. एक्सरसाइज हम तब डिसाइड करते हैं, एक हमारे सामने लाइक 40 to 45 एज ओल्ड एक आदमी है, दूसरा 55 to 60 है. तो 55 to 60 को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एकदम से नहीं बोलेंगे, जो कभी जिम गया ही नहीं, ठीक है, और उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है. और अनलेस कि कोई बोन इश्यूज़ नहीं है तो ही कैन डू गुड विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एनीवेज बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बिकॉज इट बर्न्स योर ग्लूकोज. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कार्डियो, तो इट हेल्प्स इन योर फैट बर्निंग. मतलब जो हम ओबीस लोगों पे वर्क करते हैं उनका BMI नॉर्मल लाने के लिए, तो एक्चुअली इट हेल्प्स अ लॉट. और अगर किसी में किसी का लाइफस्टाइल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आई प्रेफर देम कि योगा करें, उससे आपका टोनिंग भी होती है एंड प्लस आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं शुगर कंट्रोल में. तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से आप उसको रिकमेंड करते हैं. हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही करना है, हमें भी देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में सस्टेनेबिलिटी ला सकता है. मैंने बहुत सारे डायबिटिक लोगों को देखा है कि वॉक करते हैं. क्या वॉक करने से डायबिटीज़ मेंटेन रहती है? वॉक हेल्प करती है शुगर कंट्रोल में. जिसको कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा कुछ नहीं करना, ही डोंट वांट टू गो फॉर द वर्कआउट. और ऐसा भी होता है ना, देखो डायबिटीज़ होता भी ओल्ड एज में है, और ऐसे में जिम जाना या नहीं,
इट इज़ नॉट एक्सेसिबल लोगों के लिए कार्डियो करना, तो वॉक इज सेफ, और करें तो कितना? आप पोस्ट मील 10 to 15 मिनट्स वॉक कर लो, ठीक है। और दिन में या तो सुबह या लेट इन द इवनिंग आफ्टर योर डिनर आप 35 मिनट्स वॉक कर लो, एनी वंस इन अ डे, इधर Okay. मॉर्निंग और नाइट। ठीक तो है, शाम को एक लेजर टाइम एक्टिविटी हाँ, भी हो गया, एक हाँ, लॉन्ग वॉक पे चले गए। हाँ, तो And- इट्स लाइक बेसिकली अ फिजिकल मूवमेंट जो थोड़ा बहुत कुछ और कुछ एक दो एक्सरसाइज भी होती हैं, लाइक जो हम सजेस्ट करते हैं, लाइक बैठे बैठे यू हैव टू मूव योर फीट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि उसमें आपको टोज पे हील्स अप एंड डाउन करने होते हैं, दैट यू कैन डू। यू कैन फाइंड जो टेलर्स होते हैं ना, एंड दे आर, उनकी मशीन, हाँ, उनका sewing मूवमेंट machine। वो होता है, हाँ। तो उनमें यू वोंट फाइंड डायबिटीज़। ओके। हाँ, या फिर नंबर उनका इतना लेस होगा, तो इट्स बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट। ओके। Yeah. हाँ, ये बहुत अच्छी बात जानी आज हमने। हम्म। आप कोई बाहर खाने गया है, रेस्टोरेंट गया है, पार्टी में गया है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख के खाना चाहिए, आप रिकमेंड करोगे? पहले तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोकली कहीं जा रहे हो और 1 से 2 घंटे के लिए जा रहे हो, तो हैव योर डिनर, अपना डिनर करके जाओ। नहीं, ऐसे सॉरी थोड़ा ना करके नहीं, चलो नहीं, चलो, हम ठीक तो है। बाहर ही खाना गए हैं, अब आप एडवाइस करो। ठीक है, तो आई सजेस्ट दिस, क्योंकि क्या होता है ना, आप फुल होके जाते हो, आपकी क्रेविंग्स नहीं होती वहाँ पे। जब आप घर से कुछ खा के जाओगे ना, नॉर्मल दाल सब्जी रोटी, तो आपको वहाँ क्रेविंग्स नहीं होंगी। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं खा के जा रहे हो घर से, तो पहले आप सैलेड से स्टार्ट करो, फिर आप ग्रिल ले सकते हो, सॉटेड ले सकते हो, फिर उसके बाद आप उसमें दाल, राजमा, छोले, प्रोटीन ऐड करो, पनीर टिक्का भी ले सकते हो, एंड मेक योरसेल्फ जस्ट 80 to 85% फुल। 100% फुल नहीं करना है। स्टिल भूख लग रही है, यू कैन हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ राइस, बट एक्सक्लूड द ब्रेड्स। ओके। वहाँ पे राइस खाना सेफ है rather than breads? Yes, Why? because it is completely a processed flour. Okay. Even your missi roti is a processed flour. Okay. It give you immediate sugar spike, and even in your fasting sugar. अभी मेरे को ऐसे 4-5 डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड्स बताओ जो आंख बंद करके कंज्यूम करें ताकि उनकी डायबिटीज़ मैनेज रहे। इसमें पहले तो आप घर की दालें, ठीक है, आप आराम से ले सकते हो, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले सकते हो आप। फिर नट्स और सीड्स हो गए आपके। आप फर्मेंटेड फूड इंक्लूड करो, लाइक कर्ड और बटर मिल्क तो करो ही, साथ में लाइक डोसा एंड इडली, fermented one, and sprouts, and also you can use your whole grain. That ऐसे कोई हर्ब्स होते हैं जिनको वाटर में ओवरनाइट सोक करने से शुगर मेंटेन रहती है? शुगर, अगर हम शुगर को मेंटेन कराना है तो हमें और फैक्टर्स भी देखने होते हैं, लाइक जैसे अगर किसी को पहले कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, या उसका मेजर प्रॉब्लम एसिडिटी और ब्लोटिंग है, तो हम पहले उसको क्योर करते हैं, तो उसके लिए वाटर्स अलग हैं। और फिर जब हम उसको उसकी लाइफ से, मतलब वो जब वो ठीक वाली हो जाता है, प्रॉब्लम से ठीक कवर हो हो गया, जाता हाँ। है, फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू द नीड हम उसको वाटर्स देते हैं। बट इट्स नॉट लाइक कि हर किसी के लिए हर वाटर ठीक होता है। एक बहुत पॉपुलर कम्युनिटी है, ज़ीरो शुगर नेशन कम्युनिटी, जो आप मैनेज करते हो। आई वांट टू नो अबाउट दैट, वो क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल हु आर मैनेजिंग डायबिटीज़? मैंने कम्युनिटी इसलिए बनाई थी क्योंकि लोगों में ना अवेयरनेस कम है और मिथ्स ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है वो कम्युनिटी ज्वाइन करें जिसको डायबिटीज़ है या जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ है और वो उसको हेल्प करना चाहता है, और दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड आई एम देयर टू हेल्प देम। ठीक बात है। ऐसा कोई फॉर्मूला भी होता है जो समहाउ हेल्प करता है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में? एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आई हैड मेड formula according to my expertise. It's a big step formula. What is this big step formula is all about? Yeah, there is a formula which I use is a big step formula. It stands for like B for balanced meal plate, which is protein, fat, fiber and carbs. Second is your I, increase your protein in every meal of the day. Third is your G, work on your gut inflammation, improve your hydration. S Very is nice. your work on your stress level and sleep Okay. level. Yeah. T stands for timing, circadian rhythm. You have to follow the sun while eating. And E is your
end with the sweet trappers. Basically, its sweet traps are these sweeteners we have talked earlier. So better not to add sweet, any kind of sweetener or Okay. yeah. And last is like P. So personalize your system, everything, diet, exercise, and just lock it. Just lock it because don't divert from your goal. yes, yes. And once you lock it, you surely will get the results. This is really nice. This formula it has to be adapted by everybody, and not diabetic also. The person who is suffering from any lifestyle diseases, क्योंकि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे अब आप एक्सरसाइज हो, स्ट्रेस हो या बैलेंस्ड पोर्शन हो, द वे यू एक्सप्लेन्ड इन दिस बिग स्टेप फॉर्मूला. सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज अबाउट टुडेज शो. इस आज के शो से हमने जाना कि हमारी हेल्थ को एक राइट अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस और न्यूट्रिशन से ही हम अचीव कर सकते हैं. आज के शो ने अगर आपको कहीं पे भी आपके पर्सपेक्टिव को फॉर योर हेल्थ अचीव करवाया, then this was the purpose of our today's show. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe us, follow us for more such content, because हम अपने हर शो में क्यूरियोसिटी को क्लैरिटी में कन्वर्ट करते हैं. Please follow us and thank you for joining us on today's episode. Thank you, Shruti, for joining us and giving your valuable insight to us and our audience. Thank you so much, Sonalika. I hope this session is valuable to our listeners. It will be definitely. बहुत सारे myth busters थे, बहुत सारे नए हमने फॉर्मूलाज समझे, तरीके सीखे अच्छे से खाने के लिए. तो obviously this will add a lot of value to our Yes. listeners. Thank you so much. Thank you. Thank you.